स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्रैक एंड लर्न। आज से हम अपना 60 डेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके सारे के सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। चाहे वो आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, जे टेट हो, लीट हो, जो नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, चाहे वो एग्जाम हो, जहाँ जहाँ पर ये चैप्टर मोटिवेशन आता है, उस हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है आपके पास विच इज़ मोटिवेशन। ठीक है। अगर मैं कहूँ मोटिवेशन से आप क्या समझते हो? तो आप बोलेंगे कि लाइक एक ऐसी चीज़ जो हमें किसी काम को करने के लिए एनर्जी दे, ठीक है? या फिर डायरेक्शन दे, या उस गोल को अचीव करने की पावर देती है, तो वो हम मोटिवेशन कह सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करे, जो कोई डायरेक्शन दे एक पर्टिकुलर एंड गोल को अचीव करने में हेल्प करे। वो सब किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक इनिशियल स्टेज पे ये एक कीट है, छोटा सा कीड़ा, जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। अब अंदर से एक फोर्स आती है और वो किसी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो वहां से उसे थोड़ी सी एनर्जी मिली और उसने कोई उस इनर फोर्स की वजह से एक बिहेवियर को, एक एक्शन को परफॉर्म किया। प्रोवाइड डायरेक्शन, जैसे कि फोकस ऑन अचीविंग द गोल। अब इसने अपने गोल पे अचीव करने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करा कि कैसे मैं एक कीड़े से पत्ती खाऊंगा, उसके बाद कोकून बनूंगा, और फिर मैंने क्या करा, अपने गोल को अचीव कर लिया, जिससे मुझे सक्सेस मिल गई और मैं एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, बट एक अंदर से एनर्जी आई या इनर फोर्स ने उसे किसी बिहेवियर को करने के लिए प्रेरित करा। जैसे ही उसने ये सब चीजें करी, एक डायरेक्शन आई। ठीक है। उस डायरेक्शन पे चलते चलते उसने क्या कर लिया, अपने गोल को अचीव कर लिया। तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक वो चीज होती है जो हमें काम की को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें डायरेक्शन देती है, और गोल को अचीव करने की पावर देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गई फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज आती है मोटिवेशन आया कहाँ से है, ये जो वर्ड है। तो मोटिवेशन वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है मूवर। ठीक है। मूवर से तात्पर्य है या मतलब है मूवमेंट। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, अगर किसी पर्सन के अंदर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी कोई इंसान है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? सारा दिन घर पे रहेगा, रील देखेगा, यूट्यूब चलाएगा, अपना टाइम पूरा वेस्ट करेगा, अपने डे को बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर मोटिवेशन की कमी है। एक सेकंड पर्सन है, सुबह उठता है टाइम से, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद पढ़ने बैठता है, टाइम पे खाना खाएगा, उसके बाद अपना जिम विम जाएगा, जिम से वापस आएगा, अपना सारा काम करेगा, दोबारा पढ़ेगा, रात को रिवीजन करेगा, सो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पर्सन मोटिवेटेड है, अपने गोल, अपनी डायरेक्शन को देखकर ये काम कर रहा है, देखकर चल रहा है ये सब चीजें। तो हम मोटिवेशन का सिंपल मतलब आपको समझ में आ गया कि मोटिवेशन होता क्या है, कहाँ से इसका वर्ड जो है निकल के आया, किस कहाँ से मतलब इसका ओरिजिन है। तो ये चीज हमने देख ली। साथ ही हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है। क्या है? एक इंटरनल फोर्स, जो कि हमें किसी काम को करने के लिए या किसी गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। तो अगेन सेम चीज़ है, और हमको ये चीज़ याद हो गई होगी अब तक कि लाइक हमने इनिशियल स्टेज में हमारे पास ना कोई डायरेक्शन थी, ना कोई मोटिवेशन था। अंदर से एनर्जी आई, बिहेवियर परफॉर्म किया, एक डायरेक्शन पे चले, एक पाथ को फॉलो करा, और लास्ट में अपने गोल को अचीव कर लिया। सो दिस इज द क्लियर मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। चलिए, अब हम देखेंगे मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। ठीक है। ये क्या है आपकी मोटिवेशन साइकिल? कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? ठीक है। यहाँ से इसका क्या होता है? ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ पर जाकर ये क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो ये पूरी साइकिल गोल घूम रही है, ठीक है, जो आपको दिख रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले आती है आपकी नीड। नीड यानी कि अ फिजियोलॉजिकल और सोशल रिक्वायरमेंट अराइजेस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपके सामने कौन सा एग्जाम है? यूपी टेट ले लेते हैं, या DSSB के एग्जाम चल रहे हैं अभी, वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके सामने जो है, आपको पता चला है कि DSSB का एग्जाम 4 महीने बाद होने वाला है। ठीक है। तो ये सबसे पहले नीड अराइज हुई कि आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अब क्या हुआ? अराउजल। द नीड ट्रिगर्स इंक्रीज एनर्जी एंड स्ट्रेस। अब अंदर से आपको एंजाइटी सी फील होने लग गई, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, ये सब मेरे को टेंशन हो रही है, मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूंगा, और अब तो मुझे जिम जाना छोड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे ये पर्टिकुलर काम करना छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो ऑलरेडी और आपको पता है 4 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आपको टेंशन हो रही है कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ? आपका स्ट्रेस, एनर्जी, ये सब जो है वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद आती है आपकी थर्ड स्टेज विच इज ड्राइव। यहाँ पर क्या होगा? अराउजल लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्ट। अब क्या हुआ? अब जो मेरा अराउजल हुआ, मेरे को जो स्ट्रेस एंजाइटी हुई, उससे क्या आई? मेरे अंदर काम करने की भावना है कि अब मैं स्कूल छोड़ूंगा, जिम छोड़ूंगा, और क्या करूंगा? सिर्फ पढ़ाई करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया मैंने, एक्शंस आर टेकन टू अचीव द गोल। रोज सुबह उठ रही हूँ,
ठीक है, रोज सुबह उठ रही हूँ, अपना डेली का टारगेट सेट कर रही हूँ, उस टारगेट को अचीव कर रही हूँ। ठीक है, रात को अब मैं देख रही हूँ अपनी प्रोग्रेस को कि कहाँ पर पहुंची। हर हफ्ते में मॉक दे रही हूँ अपनी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो मेरे को मेरे गोल के पास लेकर जा रहा है, वो बिहेवियर मैं कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं सुबह उठ रही हूँ, रील्स चला रही हूँ, ठीक है, पूरा दिन वेस्ट कर रही हूँ, मूवी देख ली, सीरीज देख ली, ठीक है, गेम खेल ली, ये सब नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, तब भी मैं क्या कर रही हूँ, अपने गोल की तरफ ही जा रही हूँ। अगर मैं ये सब कर रही होती, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने गोल से दूर जा रही होती। तो हमें बिहेवियर कौन सा करना है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका इंसेंटिव। अब इंसेंटिव में क्या होगा, द गोल इज अचीव सेटिस्फाइंग द नीड। अब एक दिन आया, आपका एग्जाम हो गया, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपकी जो नीड स्टार्ट हुई थी कि आपको जॉब चाहिए, वो यहाँ पर आके फिनिश होगी कि आपको जॉब मिल गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रिड्यूस अराउजल, एक एनर्जी लेवल रिटर्न टू नॉर्मल। अब आपकी एनर्जी लेवल वापस से कहाँ आ गई, नॉर्मल सिचुएशन में आ गई। अब ये मोटिवेशन साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, रुकती नहीं है। अभी फर्स्ट नीड आपकी सेटिस्फाई हुई, फिर दूसरी नीड आ जाएगी, फिर तीसरी नीड आ जाएगी, फिर चौथी नीड आ जाएगी। तो ऐसे ये चलती रहती है। तो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि नीड अराइज होगी, अराउजल की स्टेट पैदा होगी, ड्राइव आपके अंदर से भूख आ जाएगी पूरी की पूरी कि मुझे ये चीज करनी है। फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको जो है अपनी चीजों को अचीव करना है, डेली के टारगेट्स फिक्स करने हैं। उसके बाद आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, इंसेंटिव इज आपकी जॉब लग गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, क्या आपका जो अराउजल है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज योर मोटिवेशन साइकिल। तो ये आपको साथ के साथ लर्न कर लेनी है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है इसको करने से पहले कि जब मैंने ये पूरा मोटिवेशन साइकिल जो है वो अचीव कर ली, अगर मेरे को ये मतलब डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब नहीं लगती, या मेरा DSSB का एग्जाम क्लियर नहीं होता, या यूपी टेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो क्या होता अगर मेरे को डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता? तो उसमें उस सिचुएशन में क्या है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अराइजेस किस सिचुएशन में, जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, व्हेन यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन अराइज होगी। ठीक है, आप इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, ड्यू टू लैक ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव की कमी की वजह से भी क्या है, फ्रस्ट्रेशन अराइज होगी कि आपको लास्ट में जॉब नहीं मिली, तो अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने ये किया, मैंने ये चीजें छोड़ी, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है, फ्रस्ट्रेशन। ये सब आपने फील करा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मोटिवेशन। अब फ्रस्ट्रेशन के कॉजेज क्या है, कारण क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि ये कॉजेज दिए किसने। ठीक है, गिवन बाय पैट्रिक हैन एसे। ठीक है, इन्होंने 3 रीजंस दिए आपके फ्रस्ट्रेशन के, विच इज फर्स्ट है आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता चला कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, आपने ये देखा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अब वो ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब से लेनी है। यूट्यूब चलाने के लिए आपको एक फ़ोन चाहिए, बट आप एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और आप फ़ोन खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ कीपैड वाला फ़ोन है। तो अब कौन से वाली चीज़ अराइज होगी, लाइक आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं अब कैसे पढ़ूँ भाई, कैसे करूँ मैं? ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट हो गया जिन्होंने दी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इनसफिशिएंट फंडिंग है, कोई बैच है वो बहुत महंगा है, आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, कोई कहीं पर ऑफलाइन क्लास मिल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस में है, लाइक 30,000 40,000, और आप वो नहीं ले पा रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन अराइज होगी कि ये मैं नहीं ले पा रहा हूँ या मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। ठीक है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। तो इस चीज़ में भी क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन अराइज हुई। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। अब आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन देती हूँ आपको, आपके सामने 2 एग्जाम्स हैं। ठीक है, पहला है आपका DSSB, दूसरा है आपका KVS। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अंदर से अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट होएगा माइंड में कि मेरे को DSSB के लिए पढ़ना चाहिए या फिर KVS के लिए पढ़ना चाहिए, जबकि दोनों का एग्जाम डिफरेंट है, उसका सिलेबस डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, अगेन सोचोगे, फ्रस्ट्रेशन फील करोगे कि मैं क्या करूँ, करूँ क्या मैं आखिर? ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा इंटरफेरेंस इन अचीवमेंट। इंटरफेरेंस से मतलब समझ सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने बैठे हो, सुबह सुबह आपने मन बना लिया बिल्कुल मैं पढ़ूंगा आज, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ूंगा। फिर क्या हुआ, बाहर किसी ने डीजे चला दिया। अब बताओ कैसा फील होएगा? सुबह सुबह तुम उठे जल्दी, ठीक है, अच्छे से नहाए धोए, अपना काम जल्दी से फिनिश कर लिया, सब चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बाहर डीजे बजने लग गया, सारी पढ़ाई का मूड खराब। अब क्या होएगा, अगेन फ्रस्ट्रेशन अराइज हुई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन इन मोटिवेशन जो कॉज मतलब कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मोटिवेशन कौन कौन से है हमारा, रिसोर्सेज की कमी, कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कौन से एग्जाम का पढ़ूं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो गई। लास्ट है आपका इंटरफेरेंस इन अचीवमेंट, यानी कि लास्ट में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल आ गए, इंटरनल बैरियर्स आ गए, या फिर आपको जैसे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन जो है वो फील होगी। तो यहाँ पर हमने कॉजेज देख लिए फ्रस्ट्रेशन के कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो टाइप्स ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में पहला है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट,
एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने वाले कि इसमें होना क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है और ये कैसे अराइज होते हैं, तो एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला है आपके पास अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स। आपके जो गोल है वो दोनों पॉजिटिव है। मैं बोल सकती हूँ जैसे आपको दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, जैसे कि सीटेट या एसएससी, दोनों अच्छे हैं। आपने अंदर से मन में देखा कि दोनों जो है वो अच्छे हैं, मैं किस तरफ जाऊं, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ माइंड के अंदर कि एसएससी भी अच्छा है, सीटेट देना भी अच्छा है, या फिर यूपीटेट भी देना अच्छा है। जैसे अभी आप कह सकते हो कि यूपीटेट की वैकेंसीज आ रखी है और सीटेट की आएगी जुलाई के टाइम पे, एग्जाम होएगा जो, ठीक है, वैकेंसी कब आएगी उसका पता नहीं। तो सीटेट का एग्जाम जुलाई में होगा, यूपीटेट का एग्जाम जुलाई में होगा। आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दोनों एग्जाम अच्छे हैं, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल का है, एक स्टेट लेवल का है, तो दोनों में से मेरे को कौन सा देना चाहिए, किसकी अभी नीड है ज्यादा, तो माइंड में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव, तो यूपीटेट और सीटेट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों से आपको जॉब मिलेगी, दोनों से आगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे कौन सा करना है, किस वाले पे ज्यादा फोकस करना है, उसकी वजह से क्या होगा, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। सेकंड है आपके पास अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में अप्रोच का मतलब आप प्लस समझेंगे, अवॉइडेंस मतलब माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ एक चीज में अच्छा है, दूसरी चीज में बैड है या बुरा है। जैसे कि सीटेट आपको क्लियर करना है या यूपीटेट आपको क्लियर करना है। सीटेट क्या करना है आपको, क्लियर करना है, और नेगेटिव में क्या है, आपको पढ़ाई नहीं करनी है मेरे को। ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी, तो यहाँ पर क्या होएगा, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनसर्टेनिटी बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव गोल। ठीक है, जैसे कि मैं सुबह उठी, मैंने मन में बनाया कि मेरे को सीटेट क्लियर करना है, मैं मन में बस सोचे जा रही हूँ, लेकिन मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं बैठ के रील्स देख रही हूँ। ठीक है, अंदर से सोचे जा रही हूँ और मेरे को दिमाग में अजीब सा चल रहा है कि मैं रील देखूँ या फिर मैं पढ़ाई करूँ, क्या करूँ मैं आखिर। तो एक तरफ आपकी पॉजिटिव अप्रोच है कि आपको क्लियर करना है, दूसरी तरफ आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से होगा, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहे हो आप। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर दोनों चीज नेगेटिव होगी। ठीक है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस दोनों चीज में क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, आप जो सीटेट जो एग्जाम है, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, सीटेट एग्जाम में बच्चा फेल हो गया है, क्या हो गया है, फेल हो गया है, तो अब उसका ना सीटेट एग्जाम देने का मन कर रहा है, ना ही यूपीटेट एग्जाम देने का मन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों चीज को वो अवॉइड कर रहा है, दोनों से मतलब दोनों सिचुएशन उसको क्या लग रही है, नेगेटिव लग रही है। ठीक है, तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी हमें समझ में आ गया है। लास्ट है आपका डबल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, लाइक अनसर्टेनिटी बिटवीन टू गोल्स ईच विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। दो गोल्स है, दोनों के पॉजिटिव भी है और दोनों के नेगेटिव भी है। ठीक है, जैसे कि एक तो चीज ये लिखो आप कि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मोस्ट कंफ्यूजिंग। जैसे कि सीटेट, जो बच्चा फेल हो गया था, सीटेट फेल्ड चाइल्ड डजंट लाइक टू प्रिपेयर सीटेट एग्जाम, नॉट, क्या लिख सकते हैं, नॉट लाइक टू प्रिपेयर फॉर सीटेट, नॉर, एक सेकेंड, बट लाइक, नॉट लाइक टू प्रिपेयर फॉर सीटेट विद लेस स्टडीज, बट लाइक टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स। अब देखो आपके सामने दो एग्जाम थे, ठीक है, एक बच्चा सीटेट में फेल हो गया। सबसे पहले तो ये समझो, जो सीटेट में बच्चा फेल हो गया है, उसने क्या देखा कि सीटेट में तो कम पढ़ना है और एसएससी के एग्जाम में ज्यादा पढ़ना है, तो उसका क्या मन कर रहा है कि सीटेट के एग्जाम में मैं फेल हो गया हूँ, तो मैं उसको प्रिपेयर नहीं करूंगा, बट मैं किसको प्रिपेयर करूंगा, एसएससी एग्जाम को प्रिपेयर करूंगा जहां पर ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कि यानी कि यहाँ पर दो गोल है, जिसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों चीज इसके अंदर आ गई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं कि लाइक डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, दो सिचुएशन होगी, दो गोल्स होंगे। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव होगा और इस वाले गोल का भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरे वाले का भी नेगेटिव होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि मेरा सीटेट एग्जाम है, मैं उसमें फेल हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को अब मन नहीं है उस एग्जाम को देने का, क्योंकि मैंने लेस कम प्रिपेयर करा है। जबकि जो एसएससी एग्जाम है वो डिफिकल्ट एग्जाम है। ठीक है, क्या है, डिफिकल्ट एग्जाम है और उसमें ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव क्या है एसएससी एग्जाम के अंदर, कि उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और पॉजिटिव क्या है कि मैं वो प्रिपेयर करना चाहता हूँ। सीटेट में नेगेटिव क्या था, मैं फेल हो गया और लेस स्टडीज की वजह से मैं सीटेट एग्जाम को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिए। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, एंड इसको याद कर लेना अभी की अभी, साथ के साथ दो बार मेरे साथ बोलो, लाइक अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एग्जांपल देंगे और आपसे पूछेंगे कॉन्फ्लिक्ट का कौन से वाले टाइप के अंदर आता है। ठीक है, सीटेट वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक
एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, जब आपको अंदर से निकल के आ रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे सबको प्रूव करके दिखाना है, तो ये सब क्या है आपका अंदर से निकल के आ रहा है। एक्सट्रिंसिक वहीं पर आ जाता है, मेरी मम्मी ने बोला मुझे आईफोन देंगे अगर मैंने जॉब ये सीटेट या यूपीटेट का जो भी एग्जाम है आपका वो क्लियर कर लिया तो। मेरे पापा ने बोला मुझे गाड़ी दिलाएंगे अगर मेरी जॉब लग गई तो। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है तो आप काम करना चाह रहे हो, अंदर से नहीं है, आपके पढ़ने का मन नहीं है, कोचिंग जाने का मन नहीं है। ठीक है, यूट्यूब चलाते हो बीच बीच में रील्स देखने लग जाते हो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। ठीक है, जो इंट्रिंसिक होता है वो बहुत अच्छा होता है, वेल एंड गुड, बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर अंदर से आ रहा हो, वहां पर आपको पता होता है मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे मुझे अपना गोल को अचीव करना है, क्या नहीं करना है। जबकि एक्सट्रिंसिक में आप जो है बीच बीच में भटक जाते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा जोश आएगा चीजों को लेकर, बीच में सब कुछ डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक में क्या आएगा आपका, ड्रिवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड इंटरेस्ट, अंदर से आया इंटरेस्ट और उसी की वजह से आपने काम को करा। ड्रिवन बाय एक्सटर्नल एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर पनिशमेंट में हम बोल सकते हैं किसी बच्चे को, जैसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो वरना मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें रिमोट कंट्रोल कार दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। ठीक है, तो ये वाले क्या है आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसके अंदर आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों चीज इन्वॉल्व होती है। अब एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आपको क्या करना है, इन दोनों जो मोटिवेशन के टाइप्स हैं इनके बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, लाइक एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल मोटिवेशन। लाइक आपको जो मोटिवेशन है वो दोनों तरीके का देना है, थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक थोड़ा सा इंट्रिंसिक, दोनों तरीके का होना चाहिए। बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको अंदर से इन्फ्लुएंस करना है कि उसको अंदर से काम करने की भावना है, उसके सामने ऐसे रोल मॉडल्स प्रस्तुत करने हैं आपको कि वो उनको देखकर क्या हो, उनसे प्रभावित होकर वो अपने एक्शंस को करे। ठीक है, एक्सटर्नली आप उसको छोटे छोटे गिफ्ट्स दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे क्लासेस स्कूल्स वगैरह में आपने देखा होगा, बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है उसके हाथ पे स्टार बनाया जाता है या उसको स्टार दिया जाता है। ठीक है, एक स्टार का स्टिकर आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी हो गया, इंट्रिंसिकली भी वो मोटिवेट होगा काम को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एक चीज और लिखना है इसके अंदर, लाइक बिगनिंग ऑफ समथिंग इज इंट्रिंसिक बट इट्स एंड विल बी एक्सट्रिंसिक। ठीक है, कि अंदर से जो हमको मोटिवेशन आता है स्टार्टिंग में तो वो अंदर से हो सकता है, लेकिन उसका एंड जो है वो हमेशा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोड पर ही आता है। ठीक है, कि एंड में हमको एक ना एक तरीके का लालच ही होता है जो हमको उस तरफ खींच के लेकर जाता है। ठीक है, तो एंड क्या है आपका, एक्सट्रिंसिक है। जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है इट इज प्राइमरी इन नेचर, जो आपका एक्सट्रिंसिक है इट इज सेकेंडरी इन नेचर। ठीक है, जो आपका इंट्रिंसिक है वो नेचुरल होगा आपका, ठीक है, अंदर से खुद आएगा, जबकि जो एक्सट्रिंसिक है वो क्या होगा, एक्वायर्ड। ठीक है, बाहर से कोई आपको प्रेरित कर रहा है ये चीज करने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस अगर चाहिए तो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जब तक इंट्रिंसिक तरीके से मोटिवेट नहीं होगी गोल को अचीव नहीं कर सकते। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कुछ दिन का होता है, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे उस चीज को। ठीक है, लेकिन अंदर से जब किसी ने चोट खाई होती है ना तो वो पक्की तरीके से मोटिवेट होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बात कही गई है। अब यहाँ पर जो बैलेंस की बात थी, टीचर को बैलेंस क्रिएट करना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों में। इसमें हम बोल सकते हैं कि टीचर जो है ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज करेगा जो भी मैंने बताई, कि जिससे बच्चा जो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों तरीके से क्या होगा, मोटिवेट होगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हैं फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन की रेंज को इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम देखेंगे। सबसे पहला है आपका पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट से क्या समझते हो, बताओ, सोचो कुछ, क्या होता है, व्हाट इज पनिशमेंट। मैं बोल सकती हूँ क्या मोटिवेशन के लिए बेस्ट मेथड है, सोच के देखो, हाँ या ना, अपना आंसर लॉक करो फटाफट, है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो पनिशमेंट जो है इज नॉट गुड या बेस्ट फॉर मोटिवेशन। मैं बोलूँ एक बच्चे को, अगर तेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तेरे को बहुत पीटूंगी। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि अगर तेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तेरे को गाँव में छोड़कर आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसे कोई उसको भयानक भयानक सी चीजें बता दूं तो क्या होएगा, बच्चा डर जाएगा, इससे फियर क्रिएट होएगा। तो आपको पनिशमेंट वाली मोटिवेशन नहीं देनी है बच्चों को। अगर आप देना भी चाहते हो तो पहले से वो पनिशमेंट डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप बाई चांस पनिशमेंट देना भी चाहते हो एज अ मोटिवेशन के तौर पर, तो वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए, यानी कि प्री डिसाइडेड,
कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ऐसा काम अगर करूँगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मुझे ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको पहले से थोड़ा-सा पता होना चाहिए। दूसरी इसमें आती है आपको फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी है, नो फिज़िकल पनिशमेंट, ठीक है। तीसरी आती है इंडिविजुअल तरीके से देनी है। इंडिविजुअल कैसे? एक पूरा ग्रुप बनाया, उसमें एक बच्चे की गलती हुई और आपने पूरे ग्रुप को पनिशमेंट दे दी। इससे क्या होएगा? बाकी बच्चे भी डिमोटिवेट हो जाएँगे कि हमने तो काम किया था, हमें पनिशमेंट क्यों दे दी? ठीक है? तो इंडिविजुअल पनिशमेंट आपको बच्चे को देनी है, अगर देना चाहो तो, वरना ये नेगेटिव पॉइंट है, आपको पनिशमेंट नहीं देनी है मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एंग्ज़ायटी। अब एंग्ज़ायटी से आप क्या समझते हो? एंग्ज़ायटी क्या है? अभी भी तो पढ़ा हमने, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको हो रखी होगी या किसी एग्ज़ाम की वजह से हुई होगी। तो वो क्या है आपकी? टेंशन, ठीक है? एंग्ज़ायटी इज़ योर टेंशन। फिर इसके अंदर क्या है? तो ये वाली चीज़ एक बार याद रखना कि एंग्ज़ायटी में क्या है, अगर ज़्यादा एंग्ज़ायटी होएगी तो क्या होएगा? पढ़ ही नहीं पाओगे। तो एंग्ज़ायटी कितनी होनी चाहिए? मीडियम होनी चाहिए। इससे क्या होएगा आपको अंदर से जब थोड़ा-थोड़ा डर लगा रहेगा, थोड़ी-थोड़ी टेंशन होगी तो आप पढ़ने की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करोगे, ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करोगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर अराउज़ल। अराउज़ल इज़ लाइक मोटिवेट थ्रू ऑप्टिमल स्टिमुलेशन एंड एंगेजमेंट। अराउज़ल से मतलब क्या है? एक्साइटमेंट लेवल कि आपको मतलब अंदर से कितनी आग है, कितनी भूख है, ठीक है? जॉब लेने की या फिर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो ये भी आपका ना हाई होना चाहिए, ना लो होना चाहिए। हाई का मतलब होता है आपका शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा, 4 दिन अच्छे से पढ़े, उसके बाद वापस से अपनी वही डेली रूटीन पे आ गए हो कि उठे, फ़ोन चलाया, अपना खाना-पीना खाया और सो गए, ठीक है? तो ये वाला क्या है आपका अराउज़ल के अंदर आता है कि ना ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ज़्यादा लो होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए आपका मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन ही आपने पूरा का पूरा टाइम टेबल बना दिया है। 6 से 7 बजे तक ये करूँगा, 7 से 8 बजे ये करूँगा, 8 से 9 बजे नहाऊँगा, 9 से 10 बजे मैं पार्क जाऊँगा, उसके बाद मैं आके पढ़ाई करूँगा, इतने घंटे पढ़ूँगा, इतने घंटे ये करूँगा। ऐसे पूरा का पूरा टाइम टेबल बना लिया फर्स्ट डे में आपने। तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक नहीं है और जब अगर वो अचीव नहीं हुई ना, पहले दिन ही आपको फ्रस्ट्रेशन फील होने लग जाएगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो ईज़िली आप जो है उसको क्या कर लो, ईज़िली भी नहीं मतलब इतनी होनी चाहिए कि आप उसको अचीव कर लो। आपके डेली टारगेट्स ऐसे सेट होने चाहिए कि आप उसको ढंग से अचीव कर लो। सो मैं कह सकती हूँ कि पनिशमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। देना चाहो तो वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, फिज़िकल नहीं होनी चाहिए और इंडिविजुअल तरीके से होनी चाहिए, पूरे ग्रुप को नहीं देनी है। सेकंड आपका एंग्ज़ायटी, ज़्यादा एंग्ज़ायटी बहुत बेकार है, पढ़ ही नहीं पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, मोटिवेशन तो दूर की बात है। ठीक है? तो ये भी किस लेवल की होनी चाहिए? मीडियम लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अराउज़ल। अराउज़ल यानी कि जो आपका अंदर से एक्साइटमेंट लेवल है, तो वो भी आपका मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज़ योर रियलिस्टिक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? रियलिस्टिक, ठीक है? जिसको आप अचीव कर सको, ऐसी ही होनी चाहिए। लास्ट है आपका रिवॉर्ड, व्हिच सबसे पॉज़िटिव है, ठीक है? एक तरीके से इसको हम एक्सट्रिंसिक ही बोलते हैं, बट इट इज़ वेरी गुड। लाइक मोटिवेट्स थ्रू पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट फॉर बिहेवियर। मैं आप कोई बच्चा काम करके लेकर आया है, ठीक है? मैं उसे बोलूँ वेरी गुड। अगले दिन वो काम करके लेकर मैं बोलूँगी एक्सीलेंट, ठीक है? तो बच्चे को क्या होएगा अंदर से काम करने का मन होएगा उसको। तो अंदर से तो वो मोटिवेट है ही, साथ में उसको पता है कि मैम मेरे काम को एप्रिशिएट कर रही है, ठीक है? तो उससे क्या होएगा अंदर से मोटिवेशन आएगी ऑटोमेटिकली। तो वो इंट्रिंसिक भी हो गई। एक्सट्रिंसिकली मैं उसे क्या कर रही हूँ सिर्फ रीइंफोर्स कर रही हूँ, लेकिन इंट्रिंसिकली वो क्या कर रहा है काम को करके लेकर आ रहा है, खुद वो मोटिवेट हो रहा है ये चीज़ को करने के लिए। वहीं मैं उस बच्चे को बोल देती, छी कितना गंदा लिखा है ये, तो क्या होता अगली बार करके लेकर आता वो काम? नहीं करके लेकर आता। क्लास में सबके सामने मैं उसकी बेइज़्ज़ती कर दे रही हूँ, तो क्या होएगा? अगली बार कोई काम करेगा वो? नहीं करेगा, वो आंसर भी नहीं देगा। ठीक है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव से पॉज़िटिव में हमने देख लिया कैसे हमारा जो फैक्टर्स हैं वो कैसे मोटिवेशन की रेंज को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अब हमारे कुछ बोल सकते हैं हम साइकोलॉजिस्ट हुए जिसमें कि हमारा जो ये वाला स्कूल है वो ह्यूमनिस्टिक के अंदर आता है। ठीक है? स्कूल्स हम बाद में देखेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पर जिनकी बात होती है, जिन्होंने मेन मोटिवेशन के ऊपर काम करा, वो थे हमारे मैस्लो जी। मैस्लो भैया, भैया नहीं अंकल जी बोल सकते हैं, ठीक है? या सर बोल सकते हैं, मैस्लो सर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो नीड है, वही मोटिवेशन है। वही क्या है आपका? मोटिवेशन है, ठीक है? इन्होंने अब एक पिरामिड दिया, ठीक है? जिसको हम मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड बोलते हैं। तो ये नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है। नीचे पे आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है? कैसा है? ब्रॉड है, जस्ट अ मिनट यहाँ से ब्रॉड है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ ये समझो, नीचे वाले लेवल पे बहुत सारे लोग होंगे, फिर उससे कम होंगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। ठीक है? तो जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएँगे, जो लोग हैं ऊपर जाने वाले वो कम होते चले जाएँगे। ठीक है? तो इन्होंने ये वाली जो है हमारी मतलब बोल सकते हैं कि इन्होंने नीड की जो है पूरी एक हायरार्की दी कि कैसे कौन सी नीड को अचीव करके हम कैसे उसके ऊपर-ऊपर जा सकते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आप इसमें लिखेंगे, जो हमारे मैस्लो जी थे, जिनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो, इनकी बुक का नाम लिखेंगे आप, व्हिच इज़ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ठीक है?
उसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट हायरार्की दी नीड की, वो कब दी थी? जो फर्स्ट वाली दी थी, वो दी थी 1954 में, जहाँ पर इन्होंने 5 स्टेजेस के ऊपर बात करी। उसके बाद इनकी जो ये हायरार्की ऑफ नीड है, इसको जो है रिवाइज़ किया गया, तो जो अब जो नई वाली है, वो कब दी गई है? 1970 में, जिसमें सॉरी 8 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है? तो आपको ये 8 स्टेजेस ही याद रखनी है, ठीक है, जो मेन है। तो जो 3 जो एक्स्ट्रा थी ना, वो ये वाली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिन पे मैंने क्रॉस लगाया। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि ये पढ़नी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम में नहीं दी थी, न्यू वाली में इसको ऐड किया गया था, ठीक है? जो थर्ड चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है, वो ये है, जस्ट अ मिनट, कि जो आपका एस्टीम नीड तक है, इन वाली नीड्स को हम बोलते हैं डी नीड्स, ठीक है? या फिर इसको बोल सकते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। जो यहाँ से आपका ऊपर वाला है, ठीक है, कॉग्निटिव नीड तक, इसको बोलेंगे हम ग्रोथ या फिर बी नीड्स या फिर बीइंग नीड, ठीक है? तो इस वाली चीज़ को भी याद रखना कि नीचे वाली 4 जो है आपकी डी नीड्स कहलाती है और ऊपर वाली 4 जो है आपकी ग्रोथ या बी नीड्स कहलाती है, ठीक है? तो अब जो इनकी नीड्स है उसके बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे कि हर जो लेवल पे जो नीड्स है उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ आती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इन्होंने बोला था कि जो नीचे वाली नीड्स है वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक इंसान जो है ऊपर वाली नीड्स पर नहीं जाएगा। यानी कि प्रायर नीड को फुलफिल होना ज़रूरी है सक्सेस मतलब जो आपकी फर्दर वाली जो बाद वाली नीड है उस पे जंप करने के लिए, ठीक है? इस वाली चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलें, तो अब देखते हैं हम इनकी नीड्स इन्होंने किस-किस के ऊपर बात करी, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड। ये चलो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से पढ़ा देते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आएगा आपकी जो बेसिक नीड होती है बिल्कुल रोटी, कपड़ा, मकान वाली चीज़, ठीक है? वो आपकी किसके अंदर आएगी? फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर। जैसे ही आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पढ़ाई करोगे, ठीक है? जॉब लोगे, कैसे आएगी? जॉब लेने के बाद। जब आपने अपना रोटी, कपड़ा, मकान पूरा कर लिया, तो आप किसकी तरफ भाग रहे हो? अपनी एम्प्लॉयमेंट की तरफ, अपनी जॉब की तरफ। अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को एक मंथली जो है मेरे को सैलरी मिले, ठीक है? टाइम से जो है मैं राशन वगैरह ले सकूँ, मुझे इंसेंटिव्स मिले, मुझे हॉलिडेज़ मिले, ये सब चीज़ें कहाँ पर आएगी आपकी? सेफ्टी नीड्स के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका लॉन्गिंग्स लाइक लव एंड बिलोंगिंग्स नीड इनको बोल सकते हैं, जिसके अंदर अब क्या होएगा, अब आपने जॉब ले ली है, जॉब लेने के बाद क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर शादी करते हैं, तो अब वो क्या हो रहा है, आप सेटल हो रहे हो, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अब कई लोग जो होते हैं वो ये वाली नीड पूरी करने के बाद डायरेक्ट इस पे जंप कर देते हैं, बीच वाली नीड को तो खाई जाते हैं, ठीक है? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अपने आसपास जो अपना बेसिक जो नीड्स है फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनको कंप्लीट करा और क्या करा, यहाँ पर जंप कर दिया। तो ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है? तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आपकी सेफ्टी नीड आएगी, सेफ्टी नीड के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, जिसके अंदर आपका अफेक्शनेट होगा किसी और के प्रति, ठीक है? किसी और को आप पसंद करोगे, रिलेशन बनाओगे, तो ये वाली आपकी इस वाली नीड के अंदर आ जाएगी। अब है जब आपने ये चीज़ भी कर ली उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स निकलती है। एस्टीम का मतलब है प्रेस्टीज, आपका सोसाइटी में एक नाम हो, आप ये सोच रहे हो, ठीक है? तो इस वाली चीज़ के लिए क्या है, इंसान जो है अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना स्टार्ट करता है इस मोमेंट पे कि लाइक वो जो है सोसाइटी में जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पर क्या होता है मीटिंग्स वगैरह होती है, तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करना शुरू करता है, ठीक है? सोसाइटी के दूसरे फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है, उससे क्या होता है वो अपना एक अस्तित्व बना रहा है सोसाइटी में, ठीक है? तो वो आपका किसके अंदर आएगा, आपका एस्टीम नीड के अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव नीड्स, जिसके अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, लाइक आपको नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, आपका एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मेरे को ये भी जानना है, ये भी जानना है। आप न्यूज़पेपर्स ज़्यादा पढ़ने लग गए हो कि आपको हर दुनिया देश की जो है खबर वगैरह हो, तो आपकी कॉग्निटिव नीड्स के अंदर आएगा। उसके बाद आपके एस्थेटिक नीड्स, जो कि आपका एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन आर्ट। अब इसमें क्या होएगा, आप ब्यूटी ऑफ थॉट्स, नेचर, इन सबको आप बहुत ध्यान से देख रहे हो। जैसे आपने देखा है ना, पार्क में जाके कई लोग जो है घंटों-घंटों बैठ के नज़ारे देख रहे होते हैं, ठीक है? कोई और नहीं समझो, मतलब नज़ारे, सुंदर-सुंदर ग्रीनरी वगैरह देख रहे होते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसका मतलब है रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल एंड ग्रोथ। अब आप जो बंदा इस वाले लेवल पे पहुंच जाता है उसको अपने जीवन का अस्तित्व समझ में आ जाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा अस्तित्व क्या है। जैसे लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, खुद को जानो, तो वही चीज़ की बात इसमें करी गई है, ठीक है? लेक्चर बड़ा हो रहा है, फटाफट फिनिश करते हैं हम अपनी इस चीज़ को, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज खुद का रियलाइजेशन करना कि मैं मेरा जन्म इस दुनिया में किस काम के लिए हुआ है। लास्ट है आपकी ट्रांसेंडेंस नीड, लाइक आप इसके अंदर क्या होगा, कनेक्टिंग टू समथिंग बियॉन्ड द सेल्फ। इसका मतलब है कि खुद तो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन दूसरों की आप हेल्प कर रहे हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो इसके अंदर आएगा। जैसे आपने सभी ने प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा, उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइज़ तो कर लिया है, साथ में वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ जाने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि वो भी जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, परमात्मा को जाने, ठीक है? उनके अंदर उनको पता हो, उनकी चीज़ों के बारे में पता हो, ठीक है? तो वो वाली चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, आपकी लास्ट ट्रांसेंडेंस नीड के अंदर। समझ में आ गई नीड्स आपको पूरे तरीके से?
तो इसके बाद जो मैंने आपको जो मेन चीज़ बताई थी वो यही है कि मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या था, जो आप अपर लेवल की नीड है उसके पास तभी जाओगे जब आपकी लोअर लेवल की नीड फुलफिल होएगी। कोई बंदा अगर जिसको रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो सबसे ऊपर वाली नीड के पास जा ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? मैस्लो जी ने, और ये रियलिटी भी है। जिसको अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं अभी मिल रही है, वो कैसे बाकी चीज़ों के बारे में सोच लेगा, ठीक है, कैसे वो किसी से शादी कर लेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। बाकी इसके अंदर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ और, कि लाइक आपको सिर्फ यही चीज़ याद करनी है कि कौन सी नीड्स जो है वो कौन से लेवल पे है, ठीक है। लाइन वाइज याद करना है इसको, और कौन सी नीड को डी नीड्स बोलते हैं, कौन सी नीड बी नीड्स कहलाती है, ठीक है। बुक कौन सी दी थी, कब फर्स्ट वाली उन्होंने अपनी हायरार्की दी थी और कब उन्होंने रिवाइज्ड वाली दी थी, लास्ट देख लेते हैं अपना, ठीक है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीटेट एग्जाम्स। यूपीटेट बोल सकते हैं या फिर एस्टेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो किसने दी थी? देखो, साइको एनालिटिकल से आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, विच इज़ सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड उन्होंने क्या बोला, देयर आर टू फैक्टर्स जिसकी वजह से मोटिवेशन जो है वो अराइज होता है। फर्स्ट इज आपका अनकॉन्शियस, विच होल्ड्स 90% ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी। दूसरा होएगा आपका इंस्टिंक्ट, जो कि आपके दो तरीके के होते हैं। इरोस, आप इंस्टिंक्ट का मतलब एक तरीके से समझ सकते हो मूल प्रवृत्ति, यानी कि इंसान कि अंदर से जो है मूल प्रवृत्ति क्या है कि जैसी उसके पास सिचुएशन आएगी वो कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग जो है किसी सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, तो वो उनकी मूल प्रवृत्ति है कि वो उनका नेगेटिव मतलब जन्मजात है उनके अंदर कि वो लोग हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखते हैं, और कई होते हैं कि हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। तो वो आपका किसके अंदर आएंगे, लाइक इरोस एंड थैनाटोस, ये दो इन्होंने दी। थैनाटोस जो इरोस वाला है उसके अंदर क्या आएगा आपका लाइफ इंस्टिंक्ट, जो मैंने पॉजिटिव वाले की बात करी, और जो थैनाटोस है उसके अंदर क्या आएगा आपका डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है, मेन डिस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर क्रिएटिविटी वाली चीज़ें इरूस के अंदर। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद रखना है वो है जो आपका इंट्रिंसिक, सिर्फ इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी, ये किसने दी? आपके हार्लो जी ने, ठीक है। सिर्फ इन्होंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करी, जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ सिंगल टाइप का होता है, वो कौन सा है? इंट्रिंसिक। इन्होंने एक्सट्रिंसिक की बात ही नहीं करी, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी किसने दी? हार्लो जी ने दी। नेक्स्ट है आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये किसने दी? हल जी ने, ठीक है। इनका जो मेन कहना था वो ये था, जैसे ही नीड और जैसे ही आपकी नीड आती है, ड्राइव स्टार्ट होएगी, ड्राइव स्टार्ट होने की वजह से आपका स्ट्रेस और एक्टिव वाला जो फेज आएगा वो आएगा, और जैसे ही आप स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करोगे, ठीक है, तो वो क्या होएगा आपको मतलब जैसे ही रिड्यूस होएगा वैसे ही आप गोल की तरफ जो है वो जाओगे और मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ड्राइव को रिड्यूस करने की क्या है? मोटिवेशन। ये बात किसने करी? हल जी ने, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नाम याद रखने हैं आपको, जो कि MC डुगल ने दी, ठीक है, जिन्होंने 14 इंस्टिंक्ट की बात करी है। कितने की? 14, ठीक है। और इन्होंने बोला हर इंस्टिंक्ट जो है वो किसी ना किसी इमोशन के साथ जो है कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, एस्केप का इंस्टिंक्ट किस किस कौन से इमोशन के साथ जुड़ा है? एस्केप, डर के कब भागोगे? जब फियर का इमोशन आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कॉम्बैट, लड़ाई झगड़ा कब करोगे? जब गुस्सा आएगा, तो एंगर, ठीक है। तो कोई ना कोई जितने भी इंस्टिंक्ट है वो किसी ना किसी इमोशन के साथ कनेक्टेड है, ये बात किन्होंने करी? MC डुगल जी ने। नेक्स्ट है आपका अम, एक नाम यहाँ पर लिखना, जो कार्ल रॉजर्स थे, ये भी क्या थे? हमारे ह्यूमनिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो फुली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है, ये जो आइडिया था ये किसने प्रपोज करा? कार्ल रॉजर्स ने, ठीक है। ये क्या है? एक आइडिया है, और ये किसने प्रपोज करा? आपका कार्ल रॉजर्स जी ने। इन्होंने बोला कि जो इंसान है, ठीक है, उसकी जो इनेट क्षमताएं हैं, जो वो करने आया है इस दुनिया में, ठीक है, वो इस दुनिया में करके ही रहेगा। लाइक इनबॉर्न टेंडेंसी अमंग पर्सन दैट डायरेक्ट देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर, जो उसका नेचर है वो उस एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है, जो जिस चीज को वो लेकर पैदा हुआ है। तो ये वाली बात किसने कही? कार्ल रॉजर्स ने। इसमें एक पॉइंट और लिख लो आप, जो आपका ओशन, जिसको आप बिग 5 फैक्टर बोलते हो, ये किसने दिया है? आपका कोस्टा, कोस्टा एंड मैक्रे ने, ठीक है। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट में लर्न करने हैं यहाँ से। लाइक आपका साइकोएनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, उसके बाद इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी,
इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका कार्ल रॉजर्स ने आपका फुली फंक्शनिंग पर्सन का आइडिया दिया था, एंड ओशन बिग फाइव फैक्टर थ्योरी जो है वो कॉस्ट एंड मैकर ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोटिवेशन का लेक्चर फिनिश होता है। इसकी जो पीडीएफ है, ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में आपको कहाँ पर मिलेगी, क्रैक एंड लर्न पर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली जो है इस सीरीज़ की वीडियोस जो है वो चैनल पे मिलती रहेगी आपको, ठीक है। एंड इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ ही इसके नोट्स के रिगार्डिंग कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या नोट्स हैं, जहाँ तक है मंडे तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, नोट्स क्या है, कैसे मिलेंगे, कितना प्राइस जो है वो रखा जाएगा। नॉमिनल होगा, बस ये समझ के चलो, लेकिन जो भीड़ है उससे तुम लोगों को अलग कर देगा कि लाइक जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे और आप कर सकेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आपको मिलेगी, साथ-साथ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इनके जो होते रहेंगे तो हम इनके क्वेश्चंस की सीरीज़ भी कंटिन्यू चलाएँगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिएगा।